सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज A1 A2 डैश 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 A30 आर 30 सेट्स ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स। तो देखो ईच सेट इज हैविंग 5 एलिमेंट्स। ओके, तो जैसे हमारे पास है A1 A2 A3 और ये कहाँ तक है, 30 तक है। और हर किसी सेट में देखो, ये बहुत सारे सेट्स हैं, 30 सेट्स हैं एक ही फॉर्म में। ठीक है, मतलब एक ये फर्स्ट केस समझ लीजिए आप। तो हर सेट में 5 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 5। क्योंकि ईच सेट में 5 एलिमेंट्स है तो 30 सेट्स में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 150। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज नंबर ऑफ ए आईज। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 150। ए आई का मतलब क्या है? आई रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 टू 30 को। मतलब एक मैंने इकट्ठा करके लिख दिया कि ए की सीरीज वाले जितने भी सेट्स हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 150। ठीक है, अब देखो दूसरे एलिमेंट्स हैं बी वाली सीरीज के, बी वाले सेट्स हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस बनाया मैंने। अब सेकंड केस को मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। ओके, सेकंड केस को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब सेकंड केस में बी सीरीज वाले हैं। बी सीरीज में मतलब जैसे B1 B2 B3 अप टू Bn। इसमें हमें पता नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं। ठीक है, प्लस नहीं है बीच में, ये इसको ठीक कर लेना, ये यहाँ पे प्लस नहीं है। ये हो जाएगा आपका B1 B2 B3 एंड Bn तक। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, दैट ईच सेट हैव 3 एलिमेंट्स। तो इसको भी मैं उसी फॉर्म में लिख लेता हूं जैसे मैंने यहां पे लिखा है डायरेक्टली। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सीरीज, बी आई लिख देता हूं इसको, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने? n। एक सेट में एलिमेंट कितने? 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 3n। क्लियर हो गई बात? अब इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक ही चीज है इसमें। इसने जो बोला है ना, एंड ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू, ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू, जो ये वाली बात बोली है ना उसने, ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ एज, ये वाली बात। और दूसरी बात उसने क्या बोली है, एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ बी आईज। ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की है, इसी लाइन का पूरा खेल है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये ही पूरा खेल है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एस जो सेट दिया है इसने यहां पे, ये वाला, इस एस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए सीरीज वाले सेट्स में 10 सेट्स में कॉमन आते हैं। क्या कॉमन आते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस। मैं जो ये इंपॉर्टेंट बात है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स of set S, number of elements of set S will be common to 10 sets of A series sets. 10 sets of A series, 10 sets of A series sets। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, अगर मैं केस वन की बात करता हूं, ठीक है, केस वन की मैं बात करता हूं, तो केस वन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 150।
ठीक है। अब जो सेट एस बन रहा है हमारा ये इक्वल गिवन है ए आई वाले सेट्स की सीरीज के और बी जे वाली सेट्स की सीरीज के। तो वो ही चीज का मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो टोटल सेट्स हैं ए आई की सीरीज में, दैट इज 150 डिवाइड बाई 10। अब ये आप बोलेंगे सर 10 से डिवाइड क्यों कर दिया, ये मैं अभी एक सिंपल सा रीजन देता हूं। देखो एक सेट बना के बताता हूं आपको। जैसे देखो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अलग से एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जिससे कि आपकी क्लैरिटी आ जाए। ओके, जैसे ये देखो, ये दे दिया मैंने आपको, एक सेट है कोई पी सेट दे देता हूं पी। ठीक है, और एक सेट है क्यू एंड आर। क्यू और आर में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें हैं 1 3 4, और Q और R के जो सेट्स हैं उनमें एलिमेंट 1 कॉमन है एंड एलिमेंट 3 कॉमन है। ठीक है, Q और R के जो सेट्स हैं उनमें 1 कॉमन है और 3 कॉमन है। अरे भाई यार शुभम, तेन सब सिस्टम खराब। भाई कैमरा चल रहा है पर एक जा। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि Q एक सेट है, R कोई एक सेट है। Q और R में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है वो है 1 और 3। ठीक है, तो अगर मैं Q और R के सेट से मिला के एक अलग सेट बनाऊं P, तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इंडिविजुअल Q के एलिमेंट्स की बात करूं तो 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और R की मैं बात करूं तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए Q और R के, टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q एंड R 6। ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने कितने एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4, क्योंकि रिपीट थोड़ी करूंगा मैं, क्योंकि 1 इसमें भी है इसमें भी है तो मैंने एक बार लिख दिया, 3 इसमें भी है इसमें भी एक बार लिख दिया। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4। अब मैंने कौन से एलिमेंट, हाँ अब देखो ये 3 जो कॉमन था ये भी नहीं लिखूंगा मैं, रिपीट नहीं, रिपीटिशन वाले मुझे दोबारा नहीं लिखने। ठीक है, जो कॉमन है उनको मैं एक ही बार लिखूंगा, 1 3 1 3 एंड 4। ठीक है, कॉमन वाले ही लिखू, वो ही लिखूंगा मैं 1 2 एंड 4। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S विल बी इक्वल टू 150 बाई 10। ये मैंने क्यों 10 से डिवाइड किया, क्योंकि जो S के सेट S के एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स एट लीस्ट ए सीरीज वाले सेट्स में 10 सेट्स में कॉमन आ रहे होंगे। एट लीस्ट 10 सीरीज 10 सेट्स में वो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो मैंने कोई P सेट मुझे बनाना है और दो सेट्स और हैं Q और R। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें भी एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने हो गए इनके 6। अब मुझे P सेट बनाना है Q और R से, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे P में, 1 2 एंड 3। ठीक है, लेकिन टोटल सेट्स Q और टोटल एलिमेंट्स Q एंड R में थे 6। अब टोटल एलिमेंट्स इन P विल बी 3, क्योंकि जो 2 टाइम आ रहे हैं उनको हम 2 टाइम नहीं लिखेंगे, सेट में एक ही बार लिखेंगे एलिमेंट को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P विल बी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q एंड R डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों, क्योंकि 2 सेट्स हैं जिनमें एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ सेट्स होंगे उसी से हम उसको डिवाइड करेंगे। हमें यहां पे दिया हुआ है कि 10 सेट्स आ रहे हैं कॉमन,
तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बनेंगे, जो इस क्वेश्चन में 150 बने हुए हैं, उनमें उनको हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 सेट्स में एलिमेंट्स कॉमन है ए सीरीज वाले। तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट विल बी इक्वल टू 15 एलिमेंट्स। ये बात समझ आ गई? बस यही चीज थी इसमें समझने के लिए। अब देखो केस 1 के लिए लिया ये तो हमने, ठीक है, ए सीरीज वाला। अगर यहां से केस 2 को मैं कंटिन्यू करूं यहां से, तो बी आई वाले सीरीज में 3n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं ये चीज केस 2 पे अप्लाई करता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सीरीज, दैट इज 3n, डिवाइडेड बाई, अब ये देखना है कि बी सीरीज वाले सेट कितने सेट्स के एलिमेंट्स कॉमन हैं एस सेट के साथ। तो उसने बोला है एग्जैक्टली 9। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको 9 से डिवाइड कर दूंगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस की वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूंगा। तो 15 इज इक्वल टू 3n बाई 9। 9 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके इज इक्वल टू 3n। 15 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n। 3 5 जा, और n की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 9 45। मतलब बी सीरीज वाले 45 सेट्स हैं। n की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब मैं एक बार दोबारा आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, बी सीरीज वाले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3n है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेट्स हमें पता नहीं है, n लेट कर लिया, यहां पे बोला है n तक है, और एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन सेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सेट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सीरीज, दैट इज 3n। अब इसको मैंने 9 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि 9 सेट्स ऑफ बी सीरीज सेट्स, इन 9 सेट्स ऑफ बी सीरीज सेट आर इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस। तो जो कॉमन एलिमेंट इन सेट एस और बी सीरीज सेट्स के एलिमेंट्स में आ रहे हैं, उनको मैं 9 से डिवाइड करूंगा टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ सेट एस, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस। ठीक है, ये समझने की बात है बस। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, पी सेट मुझे बनाना है क्यू और आर से मिला के, तो क्यू और आर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कॉमन आ रहे हैं, और क्यू और आर दो सेट्स हैं यहाँ पे। तो क्यू और आर के जो दो बार एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको मैं पी सेट में दो बार थोड़ी लिखूंगा, उनको मैं एक ही बार लिख दूंगा। 1 दो बार आया, एक बार लिख दिया। 2 टू टाइम आया, एक बार लिख दिया। 3 टू टाइम आया, एक बार लिख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी के हुए 3, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू और आर के मिला के हुए 6। तो कॉमन कितने सेट्स में आ रहे हैं एलिमेंट? 2 सेट्स में आ रहे हैं क्यू और आर में। तो क्यू और आर के टोटल एलिमेंट्स 6 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। बस ये है कि पी की जगह यहां पे मैं एस की बात कर रहा हूं, और क्यू और आर की जगह ए सीरीज और बी सीरीज वाले सेट्स हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two finite sets have m and n elements. The number of subsets of the first is 112 more than that of second set. The value of m and r respectively. देखो, इसको करने से पहले एक छोटी सी चीज, number of subsets, number of subsets of a set having n elements will be equal to 2 raised to power n. This is the formula. ओके, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। टू फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है, दो फाइनाइट सेट्स हैं हमारे पास, m एंड n एलिमेंट्स वाले। तो मैं एक सेट A लेट कर लेता हूं जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं। एक सेट में B लेट कर लेता हूं जिसमें n एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, फर्स्ट वाला है जो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर m, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे n एलिमेंट्स थे, यहाँ पे m है, तो 2 रेज टू पावर m हो जाएगा। नेक्स्ट, b के सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर n। हो गया क्लियर? अब वो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट इज 112 मोर देन दैट ऑफ सेकेंड सेट। ये फर्स्ट सेट है, ये सेकेंड, इसके 112 ज्यादा हैं। तो मैं ये कर लेता हूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A माइनस नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट B विल बी इक्वल टू 112। क्लियर हो गया?
बस आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब बस क्वेश्चन में जाना है, आपको देखना है। देखो ये किसकी वैल्यू है, m की, ये किसकी वैल्यू है, n की, क्योंकि m और n की वैल्यूज ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो बस ऑप्शन से आप पुट कीजिए, m की वैल्यू 4 पुट करके देखिए, n की वैल्यू 7, सारे ऑप्शंस को पुट करिए। तो m की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूं तो ये कितना बन जाएगा, ए ऑप्शन को लेट करके देख रहा हूं, m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 7, पुट करिए यहां पे। ओके, तो 2 रेज टू पावर 4 माइनस 2 रेज टू पावर 7, देखते हैं क्या 1 1 12 आएगा। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ये तो नहीं आने वाला। फिर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये माइनस में आएगा, ये बड़ा नंबर है, सीधा सीधा देखो ना, ये माइनस का आने वाला है और आंसर हमें किस में लाना है, प्लस में, तो ये तो नहीं होने वाला। तो मतलब m की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन n, तभी तो प्लस का आंसर आएगा। तो ये m है, ये n, m की वैल्यू ग्रेटर देन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये देखो इसमें काम बनने वाला है हमारा। पुट करके भी देख लेते हैं फॉर ऑप्शन बी, 2 रेज टू पावर m माइनस 2 रेज टू पावर n, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। तो m की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, m की वैल्यू 7 पुट की यहाँ से, तो 2 रेज टू पावर 7 माइनस 2 रेज टू पावर 4, देखते हैं 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 को ये हो गया आपका 16, अब 2 रेज टू पावर 3 और रहता है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 कॉमन ले लेंगे, 8 माइनस 1 कितना आ गया, 7, ये 7 आ गया। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 6 जा 42, 112 आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जिसमें हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई वहां पे m की वैल्यू थी 7 और n की वैल्यू थी 4, बस। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन से जाना है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू व्हाट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हम ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लगा लेते हैं पहले डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है हमको, ये बोलता है, जैसे मैं इसी में लगा रहा हूं यहाँ पे देखो, ठीक है, ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ये है पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जब अंदर जाएगा तो ए के साथ कुछ भी नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और जो ये साइन है ना इंटरसेक्शन का, ये यूनियन में बदल जाता है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। और बी कॉम्प्लीमेंट का एक बार दोबारा कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बी ही आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया, जो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी, इसमें ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं साथ में। तो जो हमारा ये क्या आया है अभी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के साथ यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बीच में क्या है, बीच में है यूनियन। अब यहां पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी और यहां पे है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ए नॉट यूनियन बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इनको आगे जाके सॉल्व करूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फटाफट से देख लेते हैं। देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई सेट है, P और पी क्यू आर की फॉर्म में बता देता हूँ। P कोई सेट है यहाँ पे, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, इस तरह का है। तो यहाँ पे P समझ लीजिए आप क्या है, P है आपका A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, Q है आपका B एंड R है आपका C। इसके उससे समझना है आपको। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, मैं इंटरसेक्शन अंदर ले जाता हूं, इंटरसेक्शन अंदर ले जाता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा P इंटरसेक्शन
यूनियन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना, पर मैं इंटरसेक्शन अंदर ले जाके करता हूँ। पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर, ठीक है। और P की वैल्यू क्या है, A कॉम्प्लीमेंट B, Q की वैल्यू है B एंड R की वैल्यू है C। तो बस P की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। P की वैल्यू आएगी आपकी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन Q की वैल्यू है B यूनियन P, P की वैल्यू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन R की वैल्यू है C। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये चीज है, इसका यूनियन है इसके साथ। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ए नॉट यूनियन बी, इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, मतलब इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स जो कॉमन है उनमें बी तो कॉमन होगा ही होगा। तो बी के अलावा इसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे तो हमें लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है ना। तो इसमें जो बी वाले एलिमेंट्स होंगे उनसे ही लेना देना है, क्योंकि उसका बी के वो बी के साथ ही कॉमन आएंगे। बी का इंटरसेक्शन तो बी के एलिमेंट्स के साथ ही कॉमन आएगा। तो इसमें तो सिर्फ बी ही बचेगा, बी के एलिमेंट्स ही बचेंगे। बी इंटरसेक्शन बी, बी ही होता है। तो बस यहां से पूरा मेरे पास क्या आ गया, बी। अब बीच में क्या है, यूनियन, तो इसको बी यूनियन। अब यहां पे आ जाओ, सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो ए नॉट में सी आ जाएगा, मतलब ए नॉट क्या है, ए सेट के एलिमेंट्स के अलावा सारी चीजें, तो उसमें तो सी भी आ गया। और यूनियन बी, ये ठीक है, लेकिन इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मुझे सब एलिमेंट से लेना देना नहीं है। मुझे तो इंटरसेक्शन चाहिए सी के साथ। सी के साथ इंटरसेक्शन कब आएगा, जब मैं वो एलिमेंट्स पिक करूंगा इसमें से जो सी सेट के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि तभी तो सी के साथ इंटरसेक्शन में फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो इसमें से भी क्या बचा, सिर्फ सी के एलिमेंट ही बचे। सी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए, जैसे P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, तो देखिए यूनियन ले लेता हूं मैं। P यूनियन, पहले P का यूनियन लिया Q के साथ, फिर इंटरसेक्शन लगाया, फिर P का यूनियन लिया R के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब P की वैल्यू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, यूनियन ले रहा हूं मैं Q के साथ, दैट इज B। अब इंटरसेक्शन लेना है P का A नॉट यूनियन B का U, मतलब इंटर यूनियन R के साथ, दैट इज C। अब देखो, क्लियर हो गया। अब A नॉट यूनियन B यूनियन B, क्लियर हो गया। अब A नॉट यूनियन B में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका B के साथ ही लेना है मुझे यूनियन। तो एक B तो हट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है। ठीक है, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा ए नॉट यूनियन बी। ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें ए नॉट यूनियन बी में। बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। अब आएगा ए नॉट यूनियन बी यूनियन सी। अब यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ, तो यहाँ पे इसको पूरा लिखना पड़ेगा अब, क्योंकि ए नॉट के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट और फिर सी के एलिमेंट, इंटरसेक्शन ए नॉट यूनियन बी यूनियन सी। ये यूनियन अंदर आ गया। तो देखो, अब लास्ट में देखते हैं कि मुझे इंटरसेक्शन लेना है ए डैश यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी यूनियन सी का। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वी आर टेकिंग ओनली द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दीज टू पॉइंट्स। ये दो सेट निकल के जो आएंगे इनके कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो यहां पे देखो क्या है, जो कम है, कम सेट्स हैं उसको देखो, ए नॉट यूनियन बी के ही एलिमेंट्स लेने हैं हमें, क्योंकि इसके अलावा जो भी एलिमेंट आएंगे वो तो इसमें होंगे ही नहीं, और हमें तो सिर्फ कॉमन लेने हैं। तो यहां से सी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी देखो ए नॉट यूनियन बी है, तो ये आ जाएगा ए नॉट यूनियन बी ओनली, सी यहां से हट जाएगा। क्योंकि सी के एलिमेंट अगर मैं ले लेता हूं यहां पे, तो वो तो ए नॉट यूनियन बी में आएंगे ही नहीं। समझे या नहीं समझे, तो इसलिए ए नॉट यूनियन बी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके।
ठीक है, तो सी लिखने की यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। ए नॉट यूनियन बी विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं, लेट F1 बी द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, F2 बी द सेट ऑफ, देखो F1 है पैरेललोग्राम्स, F2 है रेक्टेंगल्स, F3 है रोम्बस, F4 है स्क्वायर्स, F5 है ट्रेपीजियम्स। तो आपको F1 की बात कर रहा है। देखो F1 क्या है, F1 है आपका पैरेललोग्राम्स, F1 है आपका पैरेललोग्राम्स। अब आपको ये देखना है कि देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यूनियन 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 यूनियन। अब जो भी चीज इसने बताई रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हम? रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम है। रोम्बस क्या है, ये भी पैरेललोग्राम है। ट्रेपीजी, अब ये देखो स्क्वायर, ये भी पैरेललोग्राम है। कैसे पैरेललोग्राम है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रोम्बस में भी अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती हैं, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो जो भी ये सेट बन रहे हैं, कौन कौन से सेट बन रहे हैं? रेक्टेंगल का F2, रोम्बस का F3, स्क्वायर्स का F4। ठीक है, ये सारे F2 F3 F4 जो भी बन रहे हैं, क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या मैं अगर इनको जोड़ दूं, इनका यूनियन ले लूं, इनसे जो सेट बनेगा ये सारे क्या बनेंगे? ये भी तो पैरेललोग्राम ही बनेंगे, हाँ या ना? तो F2 यूनियन F3 यूनियन F4, ये सारे क्या है? पैरेललोग्राम। और F1 गिवन ही है पैरेललोग्राम है, तो इसमें अगर मैं F1 और ऐड कर दूं तो ये जो पूरा सेट बनेगा ये किसका बनेगा? पैरेललोग्राम का। तो ये ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? तो बेसिकली आपको पैरेललोग्राम की कॉमन प्रॉपर्टीज को ही फिगर आउट करना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। S is equal to set of points inside the square. T is the set of points inside the triangle. And C is the set of points inside the circle. इतना पढ़ लिया। अब लास्ट की लाइन से क्वेश्चन को उल्टा शुरू करना है। If the triangle and circle intersect each other, बस तो आपको यही काम करना है। एक ट्राइंगल है और एक सर्कल है, ये क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। ये ट्राइंगल हो गया और भाई एक सर्कल है। ये ट्राइंगल और ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा वो ये पार्ट आएगा। ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा जो कॉमन पार्ट होगा। ये क्या है? कॉमन पार्ट। S इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर। और देखो ये पूरा जो कंटेंड है ना, ट्राइंगल एंड ये जो है आपका सर्कल, ये एक स्क्वायर में कंटेंड है। किस में कंटेंड है? एक स्क्वायर में कंटेंड है। एक स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है, उसमें ट्राइंगल है एंड सर्कल है, और ट्राइंगल और सर्कल का इंटरसेक्शन है। विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आप सबने। अब देखो ध्यान से, स्क्वायर है, उसके जो पॉइंट्स हैं सारे वो हैं S, ट्राइंगल के हैं T, सर्कल के हैं C। अब क्या कंडीशन होगी? जैसे देखो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, S का इंटरसेक्शन T के साथ और T का इंटरसेक्शन C के साथ, क्या फाई बनेगा? नहीं, फाई क्यों बनेगा? ये वाला पार्ट बन जाएगा अंदर वाला, तो पहला तो गलत हो गया। फाई तो नल सेट होता है। क्या कॉमन पॉइंट्स नहीं आएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। सेकंड पे देखो, S यूनियन T, S और T का यूनियन करेंगे, ठीक है, यूनियन C करेंगे इज इक्वल टू C। नहीं, ये जो यूनियन बनेगा उसके जो पॉइंट्स होंगे वो इस सर्कल से भी बाहर आएंगे, सर्कल भी आएगा, सर्कल के बाहर वाले पॉइंट भी आएंगे, तो C के इक्वल तो नहीं होता, क्योंकि सारे पॉइंट तो सर्कल के अंदर नहीं आएंगे इस यूनियन से जो पॉइंट्स बनेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, S यूनियन T, S का T के साथ यूनियन किया, T का यूनियन किया C के साथ, ये इज इक्वल टू S। S तो एक तरीके से यूनिवर्सल सेट हो गया ना हमारा यहाँ पे, तो S के अंदर ही तो T और C आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत ही आपको नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। समझो, ऑल पॉइंट्स ऑफ S यूनियन ऑल पॉइंट्स ऑफ T यूनियन ऑल पॉइंट्स ऑफ C।
तो सी और टी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनका यूनियन एस के साथ करें तो कंप्लीट सेट ही तो बनेगा, इज इक्वल टू कंप्लीट सेट दैट इज एस ही तो लिखा हुआ है, क्योंकि सारे पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ सर्कल आर कंटेन्ड इन एस। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड ए रेक्टेंगल ऑफ साइड ए एंड बी। तो देखो इसमें एक छोटी सी चीज है, यहीं पे बता देता हूं। पहले देखो x और y बनेगा इसमें एक्सिस, पॉजिटिव x है, ये भी पॉजिटिव y है। एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना देता हूं मैं यहीं पे, ये एक रेक्टेंगल बन गया। इसकी x एक्सिस वाली साइड दे रखी है a, ठीक है, और ये वाली जो साइड दे रखी है ये दे रखी है b। ये a है तो ऊपर ये भी a होगी, ये b है तो ये भी b होगी, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती है। दोनों ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि 1 कहीं यहां पे रहा होगा, यहां भी कहीं यहां पे रहा होगा, तो इससे बड़ी है a और b, मतलब a और b की जो लेंथ है हम 1 से छोटी नहीं ले सकते हैं, 1 से बड़ी ही लेनी है। ध्यान रखना यहीं से क्वेश्चन होगा। अब आगे देखते हैं, एक्स और वाई एक्सिस से बना हुआ है रेक्टेंगल, तो हमें बताना है लेट आर बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक। अब वो आर एक्स और वाई से क्या रिलेशन बनाएंगे वो चीज हमें देखनी है। इसने पहला ऑप्शन दिया है हमें, 0 से बड़े होंगे या इक्वल होगा एक्स की वैल्यू, और ए से छोटी होगी या ए के इक्वल होगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब बच्चे एक चीज बताओ, अगर ये ए से इक्वल हो गई, ए क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, अगर ये लेंथ के इक्वल हो गई एक्स की वैल्यू, तो ये पॉइंट तो ऑन द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल लाई करेगा। समझो मेरी बात को, अगर जो भी ये आर सेट ऑफ पॉइंट्स है, देखो आर इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द रेक्टेंगल, तो एक्स और वाई कोई भी एलिमेंट्स है उस सेट्स के, मतलब बेसिकली एक्स और वाई भी कोई क्या है, पॉइंट्स ही हैं। तो अगर ये कह रहा है कि x की वैल्यू a के इक्वल भी हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, नीचे इक्वल का लगा हुआ है ना, तो ये तो 1 से भी छोटी हो जाएगी, जबकि उसने बोला है कि a और b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, और 0 के इक्वल अगर ये हो गई तो ये तो बाउंड्री पे लाई करेगा। हमें तो ये बताया गया है कि आर बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द रेक्टेंगल, और इनसाइड द रेक्टेंगल का मतलब ऑन द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल नहीं होता है। तो ये इसमें देखो जहां जहां इक्वल टू आ रहा है ना, वो आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं हो सकता, यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, नहीं हो सकता। देखो ये आ रहा है 0 से बड़ा और a से छोटा, तो 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम, तो ये तो 0 है, ये पॉइंट यहाँ पे 0 से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा, इनसाइड द रेक्टेंगल। a से छोटा, यहां तक a है, a से छोटा मतलब अंदर की तरफ लाई करेगा। y की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब ऊपर की तरफ, और b से छोटी, भाई यहां तक तो b है ना, b से अगर ज्यादा ले लूंगा तो रेक्टेंगल के बाहर चला जाएगा पॉइंट, अगर b से छोटा लूंगा तभी तो रेक्टेंगल के अंदर आएगा। तो इक्वल टू है जिन ऑप्शंस में वो आपके आंसर्स नहीं होंगे, जिसमें इक्वल टू नहीं है वो ही आपका आंसर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर।